बैठ बैठ। अभी लोग आए नहीं है लग रहा है। रास्ते में होंगे। जब 21 को अगर खुला होता तो संडे को रास्ते में होते हैं, सोमवार को रास्ते में होते हैं, मंगलवार को खुला है तो आज रास्ते में है। क्योंकि चलने की आदत लेट है। चलिए आ जाएंगे लोग, सकुशल सब लोग हैं। हम लोग पिछले क्लास में 1857 की क्रांति की शुरुआत किए और इससे 1857 की क्रांति में हमने बातें किया था। 1857 की क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 1857 की क्रांति में हमने बातें किया था कि ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई, दिल्ली पहुंची, दिल्ली से एक क्रांति लखनऊ पहुंची, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी, इलाहाबाद, बनारस होते हुए पटना और जगदीशपुर पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे लगभग उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्रों में इस क्रांति की अलग जगने, चाहे मथुरा हो, गोरखपुर हो, या फिर फतेहपुर हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, जितने भी उत्तर प्रदेश के शहर हैं उन सभी शहरों में इस क्रांति की अलग जग गई। लेकिन वहीं पर राजस्थान में कोटा को छोड़कर कहीं पर भी क्रांति की अलग नहीं जगी। कहीं दक्षिण भारत पूरा अधूरा रह गया। अगर हम पूरे पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात कर लें, उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। पूरे पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात कर ले तो दिल्ली के पश्चिम में केवल अंबाला को छोड़कर पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान तक कहीं पर भी इस क्रांति के समर्थन में एक आवाज तक नहीं उठी। क्रांति के समर्थन में आवाज तक नहीं उठी। इसीलिए अंग्रेजों के लिए इस क्रांति को कुचल देना आसान। अंग्रेजों ने समय समय पर एक तरह से सेना दूसरे क्षेत्रों से मंगाया। उस समय रेलवे का विकास हो चुका था, उस समय टेलीग्राफ सेवा का विकास हो चुका था, उस समय देखा जाए तो अन्य सुविधाएं यहाँ पे बहाल हो गई थी, जिसका बखूबी इस्तेमाल किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना भर भर के मालगाड़ियों को लाया और दिल्ली में भरने का काम किया, लखनऊ में भरने का काम किया, इलाहाबाद और कानपुर में, झांसी में भरने का काम किया, दक्षिण भारत से सेना लाकर इन सभी क्षेत्रों में भरने का काम किया। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से क्रांति की अलग है, दूर दूर तक सुनाई दी, लेकिन भारत में सुनाई नहीं दी। भारत में केवल उत्तर प्रदेश ही इस क्रांति का केंद्र बिंदु बना रहा। उत्तर प्रदेश का हर शहर क्रांतिकारियों के फांसी का झूला बन गया। हर शहर में जो कोई, शायद ही कोई पेड़ था जो फ्रांसीसी ये क्रांतिकारियों के मौत का गवाह न बना हो, फांसी का अड्डा न बना हो। हर पेड़ पर जब भी कोई पकड़ा जाता था, इलाहाबाद में ही फांसी की इमली, फांसी का नीम, फांसी के तमाम तरह के पेड़। गोरखपुर में भी ऐसे ही, आपके कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर और झांसी में ही ऐसे। जब भी किसी क्रांतिकारी को पकड़ा जाता था तो उसे जेल में रखने के बजाय अंग्रेज कहते थे कि इसको फांसी के फंदों पे लटका। तुरंत उसे फांसी के फंदों पे लटका दिया जाता था। एक ही विकल्प था कि इसे फांसी के फंदों पे लटकाना है। अगर ये छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी फिर जेल में जाएंगे, इन्हें छुड़ाएंगे। इसीलिए लगभग एक एक शहर में 30-30 हजार लोगों को बिना किसी वारंट, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी न्यायाधीश के ऐसे ही मानवता को बलि चढ़ा दिया गया और उन्हें फांसी के फंदों पर लटका दिया। ऑन रिकॉर्ड 30,000 समथिंग, लखनऊ में 28-29 हजार के आसपास, कानपुर में उसी के आसपास, इलाहाबाद में, बनारस में शायद ही कोई जगह था जहां पे लोगों को मौत के घाट न उतारा गया हो, अंग्रेजों ने फांसी की सजा न दिया हो,
बांध के, रस्सी में बांध के न लटका दिया हो। एक तरह से देखा जाए तो हर जगहों पे इस तरह के एक तरह से फांसी की सजा उन्हें दी गई, फांसी की सजा भारतीयों को दी गई। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे कि कानपुर में कैसे तात्या टोपे को धोखे से गिरफ्तार किया गया। तात्या टोपे का हमने मूल नाम भी बताया। मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग ने क्या किया कि देखा कि जब उनके नाना साहब, पेशवा नाना साहब भाग के नेपाल चले गए हैं, तो वह चला गया ग्वालियर। और ग्वालियर में सिंधिया का एक सामंत था मान सिंह यहाँ शरण ले लिया। मान सिंह ने सोचा कि अंग्रेज यहाँ पे ग्वालियर पर अधिकार करेंगे ही। झांसी की रानी मर चुकी थी, ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, सिंधिया का अधिकार हो चुका था। इसलिए सोचा कि मैं भी अंग्रेजों का वफादार बन जाऊं। इसीलिए रामचंद्र पांडुरंग को पकड़ के धोखे से किसको सौंप दिया अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने रामचंद्र पांडुरंग को फांसी के फंदों पे लटका दिया। रामचंद्र पांडुरंग को फांसी के फंदों पे लटका दिया। तो ये कानपुर की कहानी हमने पिछले क्लास में समाप्त किया था। अब हमें एंट्री करना है झांसी पहुंच चुके थे कि नहीं? कानपुर ही था ना। चलिए आगे देखते हैं झांसी। अब यहाँ पे देखें झांसी का मामला क्या था। झांसी का मामला यह था कि यहाँ पर जो रानी थी वो गंगाधर राव की विधवा थी। झांसी पर पेशवाओं का अधिकार। जब पेशवा बाजीराव प्रथम था तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने क्या किया? झांसी को जीता, बुंदेलखंड को जीता, बुंदेलखंड के राजा को पराजित किया, जिसके कारण कालपी, झांसी, हृदयनगर, ये 3-4 जगह की जो क्षेत्र था वो व्यक्तिगत जागीर के रूप में किसको प्राप्त हुआ? बाजीराव प्रथम को प्राप्त हुआ। बाजीराव प्रथम के ही खानदान के लोग यहाँ पे शासन करने लगे। उसी खानदान के गंगाधर राव जिनका विवाह है मनु से हुआ, जिन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारा जाता है। लक्ष्मीबाई जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लक्ष्मीबाई जिनका जन्म हुआ था बनारस में। कई बार पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। और लक्ष्मीबाई जब थोड़ी सी बड़ी हुई, भाई ये मराठा थी, इसलिए जब बड़ी हुई तो फिर चली गई कानपुर में। कानपुर में जो नाना साहब थे, उसी नाना साहब के यहाँ कौन रहने लगी? लक्ष्मीबाई। पालन पोषण हुआ और वहीं से लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हो गया? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। गंगाधर राव के साथ हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो गंगाधर राव के साथ जब झांसी की रानी का विवाह हो गया तो विवाह के कुछ दिनों के उपरांत गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। और इधर उन्होंने क्या किया? अपने सहेली के ही पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम था दामोदर राव। और उसी दामोदर राव को गोद लेकर और उन्होंने वहां पे सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया और वो केयर टेकर स्वयं बने। लेकिन उसी समय देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति आई थी, जिस नीति को हड़प नीति कहा जाता है। जिस नीति को क्या कहा जाता है? हड़प नीति कहा जाता है। और उस हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा किया कि उन रजवाड़ों का विलय कर लिया जाएगा जो रजवाड़े गोद लिए हुए पुत्र को गद्दी पर बैठाए। जो रजवाड़े गोद लिए हुए पुत्र को गद्दी पर बैठाए हैं, इसलिए उन रजवाड़ों का विलय कर लिया जाए। अब झांसी में भी गोद लिया हुआ पुत्र था दामोदर राव, तो उसके राज्य को छीन लिया अंग्रेजों ने। और 1853 में झांसी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। झांसी की रानी ने इसके लिए मुकदमा भी लड़ा। एक अंग्रेज था जिससे अंग्रेज को उन्होंने वकील बनाया। और इसके लिए मुकदमा कहां पे लड़ना था? इसके लिए मुकदमा लंदन में लड़ना।
लंदन में लड़ना था और मुकदमा एक तरह से जब लंदन में लड़ना तो अंग्रेज जाके वहां पे क्या किया, मुकदमा लड़ा, रानी की पैरवी की। रानी से वो हर बात बताने आता भी था कि कहां तक आपका प्रोसेस फैला। रानी ने उसे जो भी पैसा रुपया दिया हो, भाई वकील का काम क्या था उस समय भी था, महंगे वकील करने के बाद उनकी कुछ फीस होती थी बैरिस्टरों की, उन्हें देना होता था। वो लंदन जाके मुकदमा रानी के पक्ष में लड़ा और पक्ष में लड़ने के पश्चात भी रानी वहां से भी प्रिवी काउंसिल लंदन से भी मुकदमा क्या हो गई, हार गई। वहां से भी मुकदमा हार गई। अब आप तमाम तरह के अन्यास ऐसे फेसबुक पर तमाम जगहों पर जो वामपंथी लोग हैं वो फैलाते हैं कि उस अंग्रेज के साथ रानी का अवैध संबंध था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रानी ने केवल क्या किया था, एक तरह से वकील बनाया था, उसे एक तरह से क्या किया था, प्रमोट किया था। लेकिन लोग तमाम तरह के जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वो राष्ट्रवाद को मानते ही नहीं है। वो कोई झांसी की रानी नहीं, कोई वीर सावरकर नहीं, कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं, कोई किसी को नहीं छोड़ते। उनके लिए बस सब एक तरह से क्या है, वो बेकार है, बेकार है वही राइट है, वही सही है। तो ऐसे लोगों ने रानी पर प्रश्न भी उठाया। लेकिन जब 1857 की क्रांति की अलग जगी तो रानी ने झांसी का नेतृत्व किया और एक वीरांगना की तरह लड़ी। लेकिन झांसी को चारों तरफ से मेजर हीरोज ने घेर लिया और घेरने के पश्चात अंततोगत्वा जब यहाँ पे रानी मेजर हीरो से चारों तरफ से घिर गई तो उन्होंने किले के फाटक को बंद करा। लेकिन एक देशद्रोही के रास्ता बताए जाने पर कि किला कहाँ पे कमजोर है, जहां पे वार करने पे सुरंग का रास्ता खुल जाएगा, किला के अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा, वहीं पे तोप बरसाई गई और वहां पे दीवारें टूट गई और सेना किला के अंदर प्रवेश करने के बाद भी रानी ने वहां पे लड़ा। लेकिन जब देखी कि वो पकड़ी जा सकती हैं तो फिर रानी ने क्या किया, अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर और सबसे ऊपरी मंजिल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई होगी उस पहाड़ी पर बसा हुआ किला है, और उन्होंने वहां से छलांग लगा दिया घोड़े से, और घोड़े से छलांग लगाने के पश्चात वो कालपी की ओर रवाना हो कालपी की ओर रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में ही घोड़ा चोटिल हो चुका था, उतने ऊपर से कूदने के बाद, और फिर घोड़ा दम तोड़ दिया। रानी दूसरे घोड़े के साथ कहां पहुंची, कालपी पहुंची, कालपी पे अधिकार किया, लेकिन फिर वहां पे उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। यहां से निकलकर रानी कहां पहुंची, ग्वालियर। और ग्वालियर पर वहां पे जो भारतीय सैनिक थे, वो भारतीय सैनिकों ने रानी का स्वागत किया और भारतीय सैनिकों ने साथ दिया, और साथ देने के पश्चात रानी ने पुनः ग्वालियर पर कब्जा किया, पुनः ग्वालियर पर रानी ने कब्जा जमा लिया। और इस तरह देखा जाए तो रानी का कहां पे अधिकार हो गया, ग्वालियर पर। और यहीं पर मेजर हीरोज तमाम अंग्रेज पहुंच गए और तमाम अंग्रेजों ने रानी से युद्ध किया, और अंततोगत्वा रानी मई 1858 में एक तरह से युद्ध लड़ते हुए इस ग्वालियर के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गई, जिसके कारण वहां पे मेजर हीरोज रानी गिरी हुई थी। वो पूरा एक तरह से गोलियों से छलनी हो चुकी थी रानी, पीठ पे उनका बच्चा था, वो भी एकदम गोलियों से छलनी था। और ऐसे घड़ी में मेजर हीरोज ने कहा कि तमाम मर्दों में सोई हुई यह इकलौती मर्द है, यानी कि रानी ने वहां पर एक तरह से वीर गति को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे देखें 1857 के क्रांति के नायकों को हमने बताया कि बेगम हजरत महल कहाँ चली गई, नेपाल चली गई। ये मिलान करने के लिए आता है कौन कहाँ गया, कौन मरा, कौन भाग गया। इसके बारे में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, उनका पुत्र ब्रजेश कादिर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, तात्या टोपे पकड़े गए, फांसी की सजा दे दी गई, और नाना साहब कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। झांसी की रानी युद्ध के मैदान में मारी गई, और वीर कुंवर सिंह, आगे हम बताएंगे, वीर कुंवर सिंह स्वाभाविक अपने जगदीशपुर में मौत मरे, अपनी स्वाभाविक मौत मरे। अंग्रेजों से अनेक लड़ाइयां लड़ी, गोली लग जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा को फेंक दिया, गंगा को समर्पित कर दिया, चोटिल हाथ को। लेकिन बुलंद इरादों के साथ उन्होंने अपने जगदीशपुर को आजाद कराया, और जगदीशपुर को आजाद कराने के बाद स्वाभाविक मौत मरे कौन, वीर कुंवर सिंह।
तो ये आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन में। पुराने प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेगा, आपको याद होना चाहिए कि कौन कहाँ पे गया। तो अब हम लोग देखते हैं झांसी, ये नोट कर ले। झांसी में हिंट डाल लेंगे, झांसी में 1857 का विद्रोह। झांसी में गंगाधर राव की विधवा, गंगाधर राव की विधवा विधवा लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र, लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को, दामोदर राव को गद्दी न दिए जाने से नाराज थी, गद्दी न दिए जाने से नाराज थी। इसलिए उन्होंने, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अधिकार दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए अधिकार दिलाने के लिए लंदन तक मुकदमा लड़ने का काम किया। लड़ने का काम किया तथा इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का विरोध किया, हड़प नीति का विरोध किया। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखिए, जिस वकील को इन्होंने, बैठ जाओ कोई दिक्कत, बैठ। अब यहां पे देखिए एक सवाल है, और वो है कि यहां पे झांसी की रानी ने, झांसी की रानी ने अपने राज्य को दिलाने के लिए, झांसी की रानी ने राज्य को दिलाने के लिए एक वकील को किया। और कौन सा वकील था? ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला वकील था। उससे रानी ने वार्ता किया, और वार्ता करने के पश्चात उन्होंने सीधे सीधे ये था कि कैसे झांसी प्राप्त होगा, कैसे झांसी प्राप्त होगा। इसके लिए इन्होंने एक तरह से वार्ता किया। ये चीजें एक तरह से कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, ये बातें सब प्रकाशित हुई थी, और ये हुई थी 2019 में। 2019 में बहुत हाईलाइटेड मामला रहा, और ये हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि किसने किया था। उसको भी बैठा लीजिए, जो बाहर है उनको बैठा लीजिए। यही पे नोट कर लेंगे, स्टार बना के। रानी ने या लक्ष्मीबाई ने, रानी ने ऑस्ट्रेलिया के वकीले, ऑस्ट्रेलिया के वकीले वकीले जिनका नाम था जॉन
जॉन लैंग, जॉन लैंग ऑस्ट्रेलिया के वकील है। जॉन लैंग को इस मुकदमे को लड़ने के लिए नियुक्त किया था। जॉन लैंग को इस मुकदमे को लड़ने के लिए नियुक्त किया था। अब यहां पे देखें, जॉन लैंग का मतलब है कि जो जॉन लैंग एक उपन्यासकार भी था, वकील भी था, लेखक भी था, पत्रकार भी था। उसी जॉन लैंग को नियुक्त करने का काम किसने किया था? नियुक्त किया था झांसी की रानी ने 1854 में। और उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुकदमा को लड़िए। इसके लिए झांसी दिलाने के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विरोध करने के लिए यह वकील कई बार लंदन का दौरा किया, कई बार सलाह लिया, कई बार लंदन का दौरा किया। फिर भी वहां के लंदन के मुकदमे में यह वकील हार गया। और झांसी किसको नहीं दिला पाया? रानी को नहीं दिला पाया। झांसी के गदी पर दामोदर राव को नहीं बैठा पाया। झांसी की गदी पर किसको बैठा नहीं पाया? दामोदर राव को नहीं बैठा पाया। तो यहां पे नोट कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वकील जॉन लैंग, ऑस्ट्रेलिया के वकील जॉन लैंग इस मुकदमे को पूर्ण रूप से हार गया। इस मुकदमे को पूर्ण रूप से हार गया। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखिए, जब रानी ने इस मुकदमे को एक तरह से हार गई लास्ट रूप में, तब उनको भी एक इंतजार था कि कहीं से भी चिंगारी जले, कहीं से भी चिंगारी जले और उस चिंगारी में वो कूद पड़े, कहीं से भी चिंगारी जले और उस चिंगारी का हिस्सा बने और अपने झांसी को आजाद कराने का काम करे। इसीलिए रानी ने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि झांसी हमारा है और हम झांसी किसी भी सूरत में हम किसको नहीं देंगे? हम अंग्रेजों को नहीं देंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने नया पॉलिसी चला रखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि जिन राजा महाराजाओं के पेंशन मिल रहे हैं और उनके गोद लिए हुए पुत्र पेंशन ले रहे हैं, उनके पेंशन बंद कर दिए जाए। पहला सर, जिन राजा महाराजाओं के अपने पुत्र हैं उनके तो राज्य का विलय नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन राजा महाराजाओं के अपने पुत्र नहीं है, उनके गोद लिए हुए पुत्र हैं, उनके राज्य का अपहरण कर लिया जाएगा, उनके राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में विलय कर दिया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा। जिन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता है। पुत्र के भी कई प्रकार होते हैं, मैंने कई बार चर्चा किया, ये हिंदी में भी पूछा जाता है कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पुत्र कई प्रकार के होते हैं। एक होता है दत्तक, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उससे दत्तक पुत्र कहा जाता है। एक होता है औरस, जो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र है उसे औरस कहा जाता है। उसके बाद अब एक और भी है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता भी दे दिया है, जो लोग आपका लिव इन रिलेशन में रहते हैं, अगर उनसे भी पुत्र उत्पन्न होता है तो उसे कहा गया है कानिन। कानिन कहता है, हिंदी में उसे क्या कहा गया है? कानिन। तो कानिन से एक तरह से देखा जाए तो कानिन भी किसका रूप है? वो भी एक वैध पुत्र का रूप है। उसके बाद एक और पुत्र है, मान चलिए, जिसे पुनर्भव कहा गया। पुनर्भव का मतलब है कि जो एक महिला कहीं पे और ब्याही गई है और उनका विवाह है फिर दूसरे जगह हो जाता है और उससे जब पुत्र उत्पन्न होता है तो उस पुत्र को पुनर्भव कहा गया। एक पुत्र और भी है और वो पुत्र है जो पहले एक प्रोसेस था, प्रक्रिया था, कि जब पहले आर्यों की जो प्रक्रिया थी कि पति युद्ध क्षेत्र में मारा जाता था, फिर से या तो पति कहीं प्रदेश चला जाता था, आने की संभावना नहीं होती थी, तो इसको नियोग प्रथा कहा जाता। और इस नियोग प्रथा से भी एक विवाहिता को पुत्र उत्पन्न करने की आजादी दी गई थी और वो पुत्र
अपने देवर के साथ विवाह करके उत्पन्न किया जाता था, तो उसको क्षेत्रज कहा जाता। ऐसे पुत्र को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज। तो यहाँ पे देखें, लगभग पुत्रों को यहाँ पे अंग्रेजों ने भी मान्यता दिया, लेकिन गोद लिए हुए पुत्रों को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दिया। गोद लिए हुए पुत्रों को उन्होंने कहा कि इनको मान्यता नहीं दी जाएगी, ये कहीं से भी वैध नहीं है। अगर इनको पेंशन मिल रहा है तो पेंशन बंद कर दिया जाए। क्योंकि नाना साहब, जो कानपुर के नाना साहब थे, पेशवा थे, उनके पिता को, बाजीराव सेकंड को पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन ये क्या थे? गोद लिए हुए पुत्र थे। और जब गोद लिए हुए पुत्र थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने तो 20 साल पेंशन दिया, लेकिन जब देखा कि ये गोद लिए हुए पुत्र है, इनका तो अथॉरिटी ही नहीं है, इनका पेंशन बंद कर दिया और ये 1857 की क्रांति में कूद पड़े। झांसी की रानी के भी पुत्र को यहाँ पे गद्दी नहीं मिला और झांसी की रानी भी अंततोगत्वा जैसे क्रांति की लहर चली, 10 मई मेरठ, 11 मई दिल्ली, 13 मई को पूरा दिल्ली पे अधिकार हो गया, 30 मई लखनऊ और 4 जून कानपुर, 5 जून झांसी, 4 जून इलाहाबाद। पूरी क्रांति आग की तरफ फैलती गई। जिन लोगों के भी अधिकार छीने गए थे वो सब इसके हिस्सा बन गए और भारतीय सैनिक जो भी थे, भारतीय सैनिक जिन्हें विद्रोही सैनिक नाम दिया गया, वो सब ने अपना नेता इन्हीं क्रांतिकारियों को चुना। झांसी में जो सैनिक थे वो सब ने अपना नेता किसको चुन लिया? झांसी के रानी को चुन। यहीं पर नोट कर लेंगे। झांसी की रानी ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थापना के, झांसी की रानी ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने पुत्र को गद्दी न दिए जाने के कारण, गद्दी न दिए जाने के कारण 5 जून, गद्दी न दिए जाने के कारण 5 जून 1857 को विद्रोह किया। 5 जून 1857 को आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 5 जून 1857 को विद्रोह कर दिया, यही पर नोट कर ले। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तरह से विद्रोह हो गया, पूरे नगर पर रानी का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने यहाँ भी अभी छेड़छाड़ नहीं किया। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि एक एक जगह पर क्रांति का अंत किया। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ कानपुर और लखनऊ के विद्रोह का दमन किया, पूरे शक्ति के साथ है कानपुर और लखनऊ के विद्रोह का अंत किया। जितने भी उसके सेनापति थे, कानपुर और लखनऊ के विद्रोह के दमन के लिए लगा दिए गए और केवल हिरोज और स्मिथ दोनों को कहा गया कि अब आप रानी का मुकाबला करो। अब यहां पर 1858 में विद्रोह तो हो गया, रानी ने कब्जा जमा लिया, लेकिन 1858 में अब इस झांसी के नगर पर अंग्रेज धीरे धीरे पहुंचने लगे, क्योंकि तब तक दिल्ली के विद्रोह का अंत हो चुका था, लखनऊ के विद्रोह का अंत हो चुका था। बेगम हजरत महल, जिन्हें क्या नाम दिया जाता था? महक परी। निक नेम क्या था उनका? महक परी। और उनके पति का क्या नाम था? अख्तर पिया। तो अब यहाँ पे क्या था? महक परी भाग चुकी थी, नाना साहब दोधू पंत भी भाग चुके थे। अब अगला निशाना अंग्रेजों का कौन सा था? झांसी। इसलिए अंग्रेजों ने अब झांसी पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया और रानी से युद्ध शुरू हो गया। ये नोट कर ले, रानी ने झांसी नगर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। रानी ने झांसी नगर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया।
अधिकार कर लिया। दूसरा पॉइंट नोट कर लें स्टारना के 23 मार्च 1858 को 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने रानी को और झांसी को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तरफ से घेर लिया। अब यहां पे देखें, जब झांसी को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था, लीडरशिप कौन कर रहा था, मेजर हीरोज। मेजर हीरोज ने जब झांसी को चारों तरफ से घेर लिया तो रानी ने कितने दिन तक युद्ध किया झांसी में, 8 दिनों तक। पूछा जा सकता है कि रानी ने कितने दिनों तक युद्ध किया था झांसी में, 8 दिनों तक युद्ध किया था। ये नोट कर ले स्थापना के, रानी ने 8 दिनों तक 8 डेज, रानी ने 8 दिनों तक झांसी में युद्ध किया, झांसी में युद्ध किया। युद्ध किया अंततो गत्वा। अब यहां पे देखें, एक जो रानी को पसंद नहीं करता, उन्हीं के मराठा परिवार से संबंधित था, उसने ही उस गुप्त ठिकाने का पता बताया कि जहां पे तोप से उस दीवार को गिराया जा सकता था और झांसी के अंदर प्रवेश पाया जा सकता, झांसी के अंदर प्रवेश पाया जा सकता था। उस गुप्त ठिकाने को बताने का काम किसने किया, गुप्त ठिकाने को बताने का काम किया और वो किया सीधे उस विद्रोही ने। और जैसे ही विद्रोही ने गुप्त ठिकाने को बताने का काम किया, वैसे ही यहाँ पे सेना झांसी के किला में प्रवेश कर गई और रानी ने अंत तक, रानी ने 1 दिन तक युद्ध उस झांसी के किला के अंदर लड़ा। एक पहाड़ी पर स्थित है झांसी का किला, और फिर देखा कि वो अब नहीं जीत सकती है, तो फिर उन्होंने अपने पुत्र, अल्पवयस्क के पुत्र को किस पे बांधा, पीठ पे बांधा। अल्पवयस्क के पुत्र को पीठ पे बांधा और पीठ पे बांधने के पश्चात ऊपरी मंजिल से रानी ने घोड़े पर सवार होकर ही छलांग लगा दी। अब आप सोचिए, अगर आप उस किला के ऊपर जाएंगे तो लगेगा कि कितना गहराई है, हाथ पैर टूटने की क्या, अगर आप ऊपर से कूद जाए तो लगेगा जैसे हवा में उड़ रहे हैं। और वहां से रानी ने किस पे छलांग लगा दिया, घोड़े के पीठ पर बैठकर छलांग लगा दिया। कितना बड़ा दिल होगा, कितना बड़ा कलेजा होगा रानी का। अब आप सोच सकते हैं। और वहां से उन्होंने छलांग लगाया और 8 किलोमीटर कालपी के रास्ते में वो पहुंची। कानपुर के रास्ते में कालपी है, उसी रास्ते में वो क्या दौड़ लगाई और कालपी पहुंचने से पहले ही उनका घोड़ा मर गया, क्योंकि घायल हो चुका था, एक पैर टूट चुका था और वो रास्ते में मर गया। फिर रानी ने वहां पे अपने घोड़े को चेंज किया, घोड़ा पकड़ी और वहां से कहां पहुंची, कालपी। और कालपी पर रानी ने वहां के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर अधिकार किया। लेकिन फिर यहाँ पर भी मेजर हीरोज ने रानी को घेर लिया और रानी फिर यहाँ से निकलकर ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर पर रानी ने अधिकार कर लिया। लेकिन ग्वालियर का जब राजेश सिंधिया के हाथों से छीन गया तो फिर सिंधिया किसके साथ चला गया, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज सिंधिया ये दोनों की सेना मिलकर रानी पर अब आक्रमण करने लगे और अंततोगत्वा एक निर्णायक युद्ध हुआ मई 1858। ये 23 मार्च से युद्ध चलना शुरू हुआ और लगभग रानी हर क्षेत्रों पर कब्जा करती गई और अंततोगत्वा ग्वालियर में निर्णायक युद्ध था। और वही मई 1858 में रानी वीर गति को ग्वालियर के मैदान में प्राप्त हुई। वीर गति उन्हें मिला
और एक तरह से देखा जाए हजारों सैनिक मारे गए थे, लेकिन मेजर हीरोज रानी की वीरता से अत्यंत प्रभावित, मेजर हीरोज रानी की वीरता से अत्यंत प्रभावित था। और रानी मरी हुई थी, शहीद हो चुकी थी, और उनके सामने खड़ा क्या कहा इसने कि तमाम मर्दों में सोई हुई इकलौती मर्द कौन सी है, ये रानी। तो नोट करते हैं, नोट कर ले। 8 दिनों तक रानी ने झांसी में युद्ध किया। दूसरा स्टार बना के नोट कर ले। कुछ देशद्रोहियों के कारण, कुछ देशद्रोहियों के कारण, देशद्रोहियों के कारण शत्रु सेना किला के अंदर प्रवेश कर गई। शत्रु सेना किला के अंदर प्रवेश कर गई, प्रवेश कर गई। और यहां से रानी ने, यहां से रानी ने अपने घोड़े की मदद से, अपने घोड़े की मदद से बाहर निकली, घोड़े की मदद से बाहर निकली, मदद से बाहर निकली, बाहर निकली। आगे नोट कर ले स्टार बना के। अब यहां से रानी कहां पहुंची, झांसी से निकलकर कालपी पहुंची। ये नोट कर ले, रानी झांसी से निकलकर कालपी पहुंची, कालपी पहुंची। यहां पे देखें, एक बार वनडे टाइप के एग्जामों में पूछ दिया कि कालपी किस नदी के किनारे है, पूछ दिया। एक बार बिहार एपीओ में पूछ दिया मेंस में कि कालपी किस नदी के किनारे है, कौन से नदी किनारे है, बताया होगा भूगोल में, यमुना। कौन से नदी किनारे है, यमुना। क्योंकि जब यमुना नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा और उसके बाद जब एंट्री करती हैं आपके ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल का मतलब कि इधर आपका इटावा से होते हुए, तो इटावा से औरैया होते हुए सीधे निकल जाती है किधर, बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में कालपी, उरई, जालौन, उसके बाद इधर कौन सा, महोबा, महोबा होते हुए फिर कौशाम्बी और बांदा का सीमा बनाते हुए इलाहाबाद में आके यमुना किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो इसलिए यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है, कालपी। देखिए जीएस के पढ़ने का यही तरीका है, जैसे आप कालपी नाम आया ना, तो जीएस में जितने भी सवाल कालपी के होंगे वो सब आपके माइंड में रिकॉल होने चाहिए। कालपी से ही जोड़कर मैंने एक और विद्वान का नाम लिया था, जिनका नाम था बीरबल। बीरबल का जन्म, जिनका मूल नाम क्या था, महेश दास, महेश दास उर्फ बीरबल। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसी कालपी में हुआ। महेश दास उर्फ बीरबल का जन्म भी यहीं पे हुआ था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक। इस झांसी की, ये यहाँ कालपी की एक और क्वेश्चन है, जहां से महाभारत कालीन भी साक्ष्य मिला है, और यहां से देखा जाए ताम्र पाषाण कालीन भी साक्ष्य मिला, ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है जहां से कालपी से तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो आपका क्या होगा, पढ़ते समय भी रिकॉल हो गया। तो आगे देखते हैं, रानी कहां पहुंच गई, कालपी पहुंच गई। आगे नोट कर ले, मेजर हीरोज, मेजर हीरोज मेजर हीरोज और
रानी के सेना के बीच कालपी में युद्ध हुआ, लेकिन यहां पे रानी को पराजय का सामना करना पड़ा। कालपी में युद्ध हुआ, लेकिन रानी को पराजय का सामना करना पड़ा। रानी को पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय का सामना करना पड़ा। अब यहां पे देखें, फिर यहां से रानी निकलकर कहां पहुंची? ग्वालियर। क्योंकि ग्वालियर में पूरा सेना था, रानी ने वहां पे क्या किया? वहां पे एक तरह से सभी विद्रोही सैनिकों को अपने फेवर में किया। रानी ने सभी विद्रोही सैनिकों को अपने फेवर में किया, और जब सभी सैनिक इनके पक्ष में आ गए, तब रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सिंधिया को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, और सिंधिया जाके किसके खेमे में मिल गया? मेजर हीरोज और स्मिथ की सेना में मिल गया। ये नोट कर ले। रानी ने अपने समर्थक सैनिकों के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार किया। सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार किया। ग्वालियर पर अधिकार किया। अब यहां पे स्वाभाविक था कि सिंधिया का राज छीन गया, और जब सिंधिया का राज छीनेगा तो सिंधिया किसके पास जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के पास जाएगा। सिंधिया अपने समर्थकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से गया। ये नोट कर ले स्टारना के। सिंधिया अपने समर्थकों के साथ है। सिंधिया अपने समर्थकों के साथ है। मेजर हीरोज की सेना के साथ है, मिल गया। हीरोज की सेना के साथ है, मिल गया। यहीं पर नोट कर ले, मिल गया। रानी ने आसानी से ग्वालियर के किला पर अधिकार कर लिया। रानी ने आसानी से ग्वालियर के किला पर अधिकार कर लिया। किला पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे देखें, अब मेजर हीरोज और स्मिथ की सेना एक तरफ और रानी की सेना एक तरफ। अब ये ग्वालियर का जो मैदान था वो निर्णायक युद्ध की मैदान था, जहां पे अब ये तय होना था कि रानी इस ग्वालियर और झांसी की रानी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करो और मरो की स्थिति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगता था कि अब यहाँ पे किसका अधिकार चलेगा? रानी का अधिकार रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहेगा? ये निर्णायक घड़ी था, निर्णायक विकल्प था। और इस विकल्प में कौन प्रभावी हुआ? इस विकल्प में प्रभावी ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, और रानी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी यहाँ पे एक तरह से शहीद हो। ये नोट कर ले स्टारना के। मेजर हीरोज और स्मिथ की ज्वाइंट आर्मी, संयुक्त सेना, मेजर हीरोज और स्मिथ की सम्मिलित सेना ने ग्वालियर के मैदान में रानी से युद्ध किया। मैदान में रानी से युद्ध किया, और रानी मई 1858, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रानी वीर गति को प्राप्त कब हुई थी।
रानी वीरगति को प्राप्त कब हुई थी? तो इसका आंसर है मई 1858। मई 1858 में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी वीरगति को प्राप्त हुई और ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और स्वाभाविक है कि जब ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार होगा तो अंग्रेजों का समर्थक कौन था? सिंधिया। सिंधिया को फिर क्या किया जाएगा? पुराना राज्य वापस कर दिया जाएगा। रानी को यहाँ पे एक तरह से वीरगति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे देखें रानी का चैप्टर यहीं पे क्लोज होगा। और मैंने बताया था कि कौन कौन से क्रांतिकारी क्या किए। पुनः एक बार रिपीट, बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? नेपाल। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। नाना साहब कहाँ चले गए? नेपाल। तात्या टोपे जो नाना साहब के सेनापति थे वो क्या हुए? फांसी की सजा हुई। सिंधिया के सामंत मान सिंह ने उन्हें पकड़कर किसको दे दिया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने 1859 में फांसी की सजा दे दिया और रानी वीरगति को प्राप्त। अगर बाय द वे मिलान करने के लिए आता है, कूट मिलान करने के लिए आता है, एक तरफ है ABCD करके रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा कि कौन वीरगति को प्राप्त हुआ। तो वीरगति को प्राप्त होने में किसका नाम रहेगा? रानी का। कौन नेपाल भाग गया और किसे फांसी की सजा दे दी गई? ये तीनों चीजों को मिलान करना रहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंपटीशन में फिक्स है, चाहे PCSJ दें आप या फिर अन्य आप कोई भी कंपटीशन दे रहता है। आगे अब हम लोग करेंगे और वो रहेगा आपका इलाहाबाद। इस इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली खां के द्वारा किया गया और लियाकत अली खां ने साथ दिया। लियाकत अली खां के द्वारा यहाँ पे किया गया। पीर अली खां तो बिहार में दिए, लियाकत अली खां को दिया के द्वारा किया गया। लगभग देखा जाए तो इलाहाबाद का जितना भी क्षेत्र है वो सब क्रांतिकारियों के अड्डा बन गया। हर जगह पे क्रांतिकारियों ने एक तरह से क्या किया? विद्रोह किया। और कर्नल नील, जो कर्नल नील कहां पे मारा गया था? जो जनरल नील लखनऊ के विद्रोह में मारा गया था, उसी जनरल नील ने इस इलाहाबाद के विद्रोह का अंत करने का काम किया। अंत करने का काम किया। शायद ही कोई इलाहाबाद का पेड़ था जो फांसी का फंदा न बना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक जगह है खाली जगह पे फांसी की इमली, विगत 2-3 साल पहले वो गिर गया। वो इमली का पेड़ था और उसी इमली के पेड़ पर लगभग 8 से 10 हजार इलाहाबाद के क्रांतिकारियों को फांसी के फंदों पर लटकाया गया। वो ऐतिहासिक गिर गया 2-3 साल पहले। तो एक तरह से क्या था, हर जगह पे यहाँ पे विद्रोह हुआ, लेकिन आसानी से अंग्रेजों ने इसे एक तरह से क्या कर दिया? कुचल के रख दिया। तो इस तरह हमने बातें किया। इलाहाबाद, बनारस, फतेहपुर, बरेली और अन्य जिलों की चर्चा, विद्रोह की चर्चा कल होगी।